हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस जैम एकेडमी। सो फिर से एक बार हम लोग अपने एक नए सीरीज के साथ रेडी हैं और ये जो लेक्चर सीरीज है ये इसमें हम लोग जेएनयू का जो एंट्रांस एग्जाम है जो अभी इन जनरल मई में होता था, मई जून में, लेकिन इस बार कोविड-19 सिचुएशन के चलते जेएनयू एमएससी एंट्रांस का एग्जाम है वो आई थिंक अक्टूबर सेकेंड वीक से है। सो एग्जाम अक्टूबर सेकेंड वीक से है और यानी कि आज यानी कि 21 सितंबर को एडमिट कार्ड अभी लॉन्च हो चुका है। तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एमएससी का जो एंट्रांस है फिजिक्स पेपर के लिए, एज यू नो कि जैम एकेडमी में फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं एंड सो फिजिक्स की जो एमएससी की एंट्रांस है उसका सिलेबस का बात करेंगे। सिलेबस पिछले साल 2018 तक कुछ और था जेएनयू एमएससी एंट्रांस का। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ क्योंकि 2018 तक जो एग्जाम लेता था वो जेएनयू खुद लेता था, लेकिन 2019 से जो ये एग्जाम है जेएनयू का ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा पैटर्न को भी चेंज किया गया है और सिलेबस क्या क्या है, किस पोर्शन से कितना वेटेज है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कितना फुल मार्क्स है, कितना मार्क्स लाने पे एडमिशन हो सकता है जनरल और ओबीसी का, और साथ ही ये भी बात करेंगे टाइम कितना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। और इसके साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि 2019 का जो पेपर था जो पहली बार एनटीए के द्वारा लिया गया था उस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे हम लोग लेक्चर में। और साथ ही आने वाला जो लेक्चर होगा यानी कि कल परसों यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे अपलोड होंगे उसमें हम लोग जेएनयू का 2019 का, 2018 का, 17 का एंड 16, 15 है ना, जितना साल पीछे का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल होगा 2, 4, 5 साल का पीछे का जेएनयू का पेपर उसको यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। और जेएनयू में इन जनरल जो आपको 2-4 साल के क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली मान सकते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज रुपेश कुमार फ्रॉम हाजिर पुणे एंड अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस जैम एकेडमी। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड of course subscribe my channel so that I will upload more videos and I will cover all the topics। और अगर आपको कोई भी किसी भी पर्टिकुलर चीज की आप तैयारी कर रहे हैं जेएम, जेएनयू, जेस्ट, उसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम चाहिए, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर अपना राय दे सकते हैं और उसी पे हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स अपलोड करने का, ठीक है। तो हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जेएम का 2005 से 2020 का क्वेश्चन जितना भी था वो हो चुका है 3 लेक्चर में अपलोड। आज हम लोग जेएनयू शुरू कर रहे हैं क्योंकि जेएनयू का एग्जाम अभी नजदीक है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में है। इसको कवर कर लेंगे, जेएनयू का प्रीवियस ईयर का 2-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि जो लोग जेएनयू का तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया मिल जाए। उसके बाद अपन फिर से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे आएंगे क्योंकि जेएम का एग्जाम अभी दूर है, जेस्ट का एग्जाम दूर है, फरवरी में है, एनटीआईआर दिसंबर में है। तो फिर से हम लोग उस सीरीज पे अपनाएंगे और जेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, लेकिन फिलहाल जेएनयू के लिए, ठीक है, जेएनयू का पेपर सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं ना। तो सिलेबस आपको मालूम ही होना चाहिए कि पूरा बीएससी लेवल का फिजिक्स है ना, बीएससी लेवल का फिजिक्स है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जेएम का जो सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट जेएम का सिलेबस जो है, या फिर है ना जेएम का जो सिलेबस है आईटी जेएम का फेस का, या फिर बीएससी लेवल का जो भी कोर्स वर्क होता है आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर में, इंटायर सिलेबस पूरा जेएनयू का सिलेबस है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस प्रेडिक्टेड नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि इंटायर फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमारा 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, 2019 का सिलेबस क्या है, मतलब सॉरी नॉट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2019 का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा और ये 2 सेक्शन होगा इसमें, है ना, 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन क्या होगा? सेक्शन ए, और दूसरा क्या होगा? सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होंगे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, है ना, 2 मार्क्स एच। सेक्शन बी में क्या होगा आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स एच, है ना, 3 मार्क्स एच। और साथ में ये भी याद रखिए नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन ए एज वेल एज इन बी, नो नेगेटिव मार्किंग ए एंड बी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया
कि 2019 में जो पैटर्न हुआ है, और ये 2019 से एग्जाम कौन ले रहा है, एनटीए ले रहा है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रहा है। और 2019 से पहले, 2019 से बिफोर जो एग्जाम हो रहा था, यानी कि 2018, 17 इसको जेन्यू ले रहा था, उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने पूछे जाते थे? 2018 में 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2019 में आप देख सकते हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? 5 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, यानी कि 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 2 सेक्शन भी हो रहा है। पहले सेक्शन ऑप्शन नहीं होता था, अब 2 सेक्शन हो रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स के हर एक होते हैं, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 10 मार्क्स आ गया, है ना। और यहाँ पे सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 33 90 मार्क्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये टोटल कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। समय आपको कितना मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम जो आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए पूरा 3 आवर मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 180 मिनट आपको पूरा टाइम 3 आवर्स का दिया जाएगा। 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए में 5, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इच रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि और यहाँ पे एमएसक्यू, एमसीक्यू, एमएसक्यू भी नहीं है, नेट भी नहीं है। जो नेचर है वो पूरा एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एक ही ऑप्शन सही होगा और जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा आपको उसी को मारना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको लगेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस नेचर है, तो एक से ज्यादा मत मारना, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्शन में किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कि इस एग्जाम में कटअप क्या रहा है पिछले 2-3 साल में। ठीक है, तो एग्जाम में कटअप क्या रहा है 2-3 साल में पिछले, उसकी बात कर लेते हैं। तो कटअप की अगर बात करें अपन, 2019 का कटअप का बात करें, है ना। 2019 का जो ओबीसी का कटअप था, सॉरी जनरल का पहले लिख लेते हैं। जनरल का जो कटअप था, ओबीसी का जो था, ये अप्रॉक्स 51 से लेकर 53 के बीच में था, और ये अप्रॉक्स 2-3 नंबर इससे घटा लीजिए, यानी कि 47 से लेकर 51 के बीच में मान सकते हैं आप। तो ये लगभग, यानी कि अगर कोई 55 के आसपास यहाँ पे ला रहा था और यहाँ पे अगर कोई 50 के पास में ला रहा था, तो मोटा मोटी, और फिर बाकी जो एससी या एसटी हैं उनको आप और थोड़ा सा घटा लीजिए, है ना। अप्रोक्सीमेटली उनका 42 से 50 के बीच में मान लीजिए, या फिर 40 के आसपास में मान लीजिए। तो ये लगभग मोटा मोटी 2019 का जो एक कटअप मुझे मिला है, पता चला है सोर्स के थ्रू, केवरा के थ्रू, वो लगभग ये है कि जनरल का लगभग 100 में से, अभी आपको बताया था कि फुल मार्क्स कितना है, 100, तो 100 में से जनरल है। आपको एकदम, अगर जेएनयू पे आपको एमएससी फिजिक्स करना है, आपको अपना सीट अगर वहां पे सिक्योर करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 55 नंबर लाने होंगे। और आप ओबीसी में है तो अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर लाने होंगे। और अगर आप एसटी एससी या अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम, यानी 42 से 50 के रेंज पे आप मान सकते हैं। ये रफ है ना, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये रफ एस्टिमेशन है, तो इसको आप बेसिस मान सकते हैं और अपने से भी चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे सर्च मार्केट, ठीक है, या यूट्यूब वगैरह पे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग 2019 यानी कि एनटीए ने जो पेपर लिया था उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आपको ये भी बता देते हैं कि 18 और एग्जाम जो 2 बॉडी है, मतलब पेपर को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक तो एग्जाम एनटीए ले रहा है 2019 में, 2020 में एंड सोन लेगा एनटीए, और जेएनयू खुद लेता था 2018 में, 2017 में, एंड इससे नीचे हमेशा जेएनयू लेता था खुद, ठीक है। तो जो जेएनयू लेता था, इसमें जो एग्जाम का लेवल होता था, क्वेश्चन का लेवल जो होता था, है ना, क्वेश्चन का जो लेवल होता था वो मॉडरेट होता था, ना ही इजी ना ही हार्ड, ठीक है, मॉडरेट लेवल का होता था। लेकिन यहाँ पे जो एनटीए ले रहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आप लगभग इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं ना, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इजी भी होंगे और 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। मैक्सिमम 70% क्वेश्चन इजी होते हैं और लगभग 30% मॉडरेट होते हैं। यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन का लेवल में यहाँ लगभग 10% इजी होते थे और आपके 80% लगभग मॉडरेट होते थे और 10%
वो हार्ड या थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप उसको मान सकते हैं, जब जेएनयू खुद लेता था। अभी हम लोग जब 2018, 17 एंड सो ऑन पेपर सॉल्व करेंगे उससे पीछे का, तो आपको खुद ही दिख जाएगा डिफरेंस। लेकिन 2019 का जो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो एनटीए ले रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी और कितना बेसिक क्वेश्चन था। आपकी 11-12 के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप नहीं है 11-12 का कंसेप्ट अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर ले अपने जो भी नोट्स होंगे, या फिर जूनियर वगैरह को मांग के, या फिर किसी अदर सोर्स से 11-12 को क्विक रिवीजन दे ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि एनटीए जो एग्जाम दे रहा है उस पर खूब सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप 11-12 अगर ठीक से नहीं किए हैं तो उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर ले, अपने नोट्स 11-12 का देख लें, आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है एग्जाम में। सिलेक्शन की ओर आप अग्रसर होंगे अगर आप उसको कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी आपकी सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं 2019 का। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो वेल एंड गुड, ना भी हो तो और बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वेटेज देख लेते हैं कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स का लगभग 2019 में पूछा गया था, क्योंकि अब आपको उससे पीछे का मतलब तो रहा नहीं। अब तो एनटीए एग्जाम ले रहा है, तो 18 या 17 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे आपको अब मतलब कोई रहा नहीं। अब 19 में कितने पूछे गए थे एनटीए के द्वारा, लगभग वही पैटर्न 20 में रहेगा, 2021 में रहेगा, है ना। तो देखिए 2019 में जो एनटीए एग्जाम लिया था जेएनयू का, उसमें किस टॉपिक से, तो मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ हम लिख देते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से लगभग 20 मार्क्स पूछा गया था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आपका, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आपका लगभग इधर मिला के 22 मार्क्स पूछा गया था। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 15 मार्क्स पूछे गए थे। एंड देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इससे कितने पूछे गए थे, 9 मार्क्स, सॉरी, हाँ यस। देन मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से 20 मार्क्स। एंड देन मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स से आपका 6 मार्क्स। एंड देन वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, इससे पूछा गया था 8 मार्क्स। तो ये एक मोटा मोटी रफ आंकड़ा है ना, इसको आप एक रफ आंकड़ा मान सकते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट वेट। ओके, सो अब हम लोग 19 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसको निकाल लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स से लगभग 20 मार्क्स पूछा गया था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लगभग 22 मार्क्स पूछा गया था, यानी कि 2 मेजर है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से 20 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 टॉपिक है, इससे आपका लगभग 60 से 62 मार्क्स पूछा जा रहा है। मतलब सिलेक्शन इधर ही है ना, सिलेक्शन आपका इधर ही होने वाला है। तो ये एक रफ एस्टिमेशन है, ऐसा नहीं कि इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ये जो फ्लक्चुएशन है बहुत कम होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन इधर लगभग पक्का है। और अगर इसको एक कंसिडर कर ले एमटी को, तब तो है ना, कहना क्या, पूरा एकदम वाह है। 60 प्लस 15 यानी 75 नंबर तो ऐसे ही हो गया, तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी, आपके प्रिपरेशन में ये चीजें मददगार होंगी और आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज को आप देख लें, एनालाइज कर लें और अपने सुविधा अनुसार कि इनमें से आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कुछ लोगों का सेमेस्टर 6 का एग्जाम भी चल रहा होगा हाईकोर्ट का निर्देश आने के बाद, तो उनके लिए एक चैलेंज होगा कि एक तो सेमेस्टर 6 का एग्जाम प्लस जेएनयू का एग्जाम। तो इस समय पे उन लोगों के लिए तो बेहतर यही होगा कि आप उन्हीं चीजों को रिवीजन करें जो आपको अच्छी लगती है, या फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि 60-70 नंबर का रिवीजन करें और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक बेस्ट वे होगा, आप अपने अनुसार देख लें। तो यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम बोल रहे हैं, इसको सिर्फ आप भी वीडियो में सिर्फ देख ना ले, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाने के बाद भूल गए, आप वैसा नहीं करते, है ना। आप एक पेज में इसको कहीं पे लिख के रख लें और अपने स्टडी टेबल के आगे साट दें टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए,
एग्जाम से एक दिन पहले तक इस चीज को बारीकी से देखते रहें, ताकि आपको ध्यान आते रहेगा अकॉर्डिंगली कि क्या करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखे, अच्छा जेएनयू में एग्जाम है मेरा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 दिन बाद सब भूल गया, फिर से वो घूमने फिरने लगा, तैयारी चौपट हो गया। ये काम ना करें। इसको एक पेज में उतार के आप स्टेट टेबल के आगे साट ले, ताकि आपको ये चीज बार बार याद आते रहे कि आपको किस पोर्शन से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना क्या करना है, नहीं करना है। समझ पा रहा है? ये आपको एग्जाम याद दिलाते रहेगा। क्लियर है? तो ये काम आप अगर सिलेक्शन चाहिए तो कर लेना है, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं। तैयारी तो लाखों करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सैकड़ों में होता है, सैकड़ों में भी नहीं, इंस्टीट्यूट में तो सैकड़ों से भी कम सीट होता है। जैसे इस बार हम आजाद पुणे में इंटीग्रेटेड पीएचडी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे IPHD में 9 लोग का सिलेक्शन हुआ है आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो आप देख सकते हैं ना, सैकड़ों में नहीं, यहाँ पे 1 डिजिट में लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये ध्यान रहे, जेएनयू में भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो पेपर सॉल्यूशन ऑफ 2019 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन क्या था उसको हम रीड करते हैं। हम क्वेश्चन लिखने वाले नहीं है, आप गूगल पे या फिर आप गूगल पे सर्च मारे NTA 2019 फिजिक्स MSc जेएनयू क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, या फिर NTA के वेबसाइट पे भी जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर में एग्जाम का नाम जेएनयू डाल के ईयर 2019 पेपर MSc वहां पे नहीं लिखा होगा, सिर्फ फिजिक्स लिखा होगा। सबसे लास्ट में जब P सब्सक्रिप्ट में आएंगे, मतलब P लेटर पे आएंगे, तो फिजिक्स चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, दोस्तों 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आंसर जो मांगा है आपको एंगस्ट्रम में मांगा है। किस में मांगा है? 1 नैनोमीटर किसके कितना के बराबर होगा, इक्वल टू और इन एंगस्ट्रम। ठीक है, तो देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये आपको मालूम होगा। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9। अगर हम यहाँ पे अपने से 10 का पावर माइनस 1 बाई 10 का पावर माइनस 1 करें और ये मीटर, तो देखिए क्या बन गया, 10 का पावर माइनस 9 और 10 का पावर माइनस 1, ये दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो 10 का पावर माइनस 10 और नीचे में ये 10 का पावर माइनस 1, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 10 का पावर ऊपर जाएगा तो +1 और ये मीटर। दोस्तों ये 10 का पावर माइनस 10 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रम। क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रम। तो ये कितना बन गया? 10 इंटू 1 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम। तो 1 नैनोमीटर कितना के बराबर है दोस्तों? 10 एंगस्ट्रम के बराबर है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 एंगस्ट्रम, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर जो होता है दोस्तों 10 का पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10 का पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10 का पावर माइनस 10 के मीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 का पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। 1 फेदोमीटर जो होता है वो 10 का पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 का पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रहना चाहिए। मोस्टली बहुत ज्यादा ये सब चीजों का यूज होता है जो क्लास 11 का है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को साथ में बगल में लिख लें, हो सके भविष्य में इनका यूज बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंट क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि an X-ray beam consists of an X-ray beam consists of, ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डी में है फोटॉन, है ना। तो एक्स रे बीम क्या कंसिस्ट करता है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पढ़ाया गया होगा ऑप्टिक्स में, आपने ये पढ़ा होगा। देखिए इसको बनाने का लॉजिक क्या है। ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा लाइट का स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, लाइट का स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाएंगे आप, है ना। ऑप्टिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया गया होगा। उसमें पढ़ाया गया होगा एक्स रे, गामा रेज,
रेडियो वेव्स, है ना। उसके बाद माइक्रोवेव, याद आ रहा है क्लास 12 में, है ना, पढ़ा था ना आपने। देन अल्ट्रावायलेट रेज एंड सो ऑन। तो याद आ रहा है ये क्लास 12 का, ये सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो उसी में एक एक्सरे भी आ रहा था, 6-7 में से 7 होते हैं, उसमें से एक एक्सरे भी था। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ऐसा वहां पे कहा गया था, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, फोटॉन्स के बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब लाइट है ना, एक तरह के लाइट वेव्स हैं। तो ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, फोटॉन से बने हुए हैं। क्योंकि लाइट मतलब आप जानते ही हैं, लाइट के पास 2 नेचर होता है, एक तो फोटोनिक नेचर जिसको पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं, फोटोन नेचर या पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। ठीक है, तो एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, ये जितने के जितने हैं 7 जो वहां पे रे आप पढ़े थे, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, फोटोन का वेव है ना कि इलेक्ट्रॉन, और ना कि प्रोटॉन, और ना ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता है चार्जलेस है। क्लियर है, तो ये ख्याल ध्यान रहे आपको, ये हमने इसलिए बता दिया ये, ताकि आपको अगर रेडियो वेव पूछ ले एग्जाम में तो भी फोटोन का वेव है। क्लियर है, तो ये किसका वेव है, एक्सरे, फोटोन का वेव है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन है, ओके, सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर, 3 में पूछा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर, ऑप्शन ए में दिया है प्लेन पोलराइज्ड, जेड भी होता है, एस भी होता है, ध्यान रहे। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली, थर्ड में है इलिप्टिकली, और डी में है अनपोलराइज्ड। ओके, सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का जो वाइब्रेशन होता है उनके डायरेक्शन के, प्रोपगेशन डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होता है। 2 तरह के वेव आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, मतलब क्लास 11 में, एक लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक ट्रांसवर्स। बच्चों इसका प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है कि इसमें वेव प्रोपगेशन, इसमें जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन का, है ना, वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल होता है, या अलोंग ज्यादा अच्छा सुटेबल वर्ड है। वाइब्रेशन जो होता है अलोंग होता है वेव प्रोपगेशन। दोस्तों जो भी हम लोग पोलराइजेशन होता है वो ट्रांसवर्स वेव, यानी कि लाइट एक क्या है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ये आपको मालूम होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव है ना। तो आपको बताते चले कि जो लाइट वेव है उसी का तो पोलराइजेशन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन आप लाइट वेव्स का पढ़ते हैं, ठीक है ना, और लाइट वेव्स का पढ़ते हैं, मतलब वो ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि लाइट, साउंड वेव, इनको आप पोलराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइज होती नहीं है तो अनपोलराइज लाइट हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसवर्स वेव अगर होते हैं तो उनका हो सकता है कि टाइप्स ऑफ प्लेन हो सकते हैं, वो सर्कुलरली हो सकते हैं, इलिप्टिकली हो सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स आर, मतलब दे कैन नॉट पोलराइज्ड, है ना। सो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, टिक क्यों मार दिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि साउंड वेव्स यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अनपोलराइज्ड होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव्स वैसे वेव्स होते हैं दोस्तों जिसमें वाइब्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन का। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है अलोंग वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डुलोंग पेटिज लॉ, 4 में है, इसको हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू द डुलोंग पेटिज लॉ, द एटॉमिक हीट, जो एटॉमिक हीट होता है Q, विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट, है ना, ये प्रोडक्ट होता है एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट यानी कि Cv, ठीक है। तो ये होता है हीट ऑफ सॉलिड, क्लियर है। ये क्वेश्चन में कह रखा है कि अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटिज,
अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटी जो सॉलिड का हीट होता है दोस्तों क्या होता है एटॉमिक वेट इनटू सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये 3R होता है एट लो एट हाई टेम्परेचर। आई थिंक यस, एट हाई टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 3R। R है रियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। फिर पूछा है कि ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट इज कांस्टेंट। अच्छा, ये इसके बारे में पूछा है क्यू के बारे में कि ये कांस्टेंट है। दूसरा में पूछा है कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है विद एटॉमिक नंबर, इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर, या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट, डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि सी भी कांस्टेंट होता है एट हाई टेम्परेचर यानी 3R के बराबर होता है, बट एटॉमिक वेट तो कांस्टेंट नहीं होता है ना, ये तो वेरी करता है एटम टू एटम, सॉलिड में डिफरेंट एटम वेरी करता है। तो Q जो है कांस्टेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि एटॉमिक वेट वेरी करता है तो Q भी वेरी करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हीट जो है एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वेट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मतलब हीट बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आ चुका है। ये जो सीवी होता है दोस्तों सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये लो टेम्परेचर पे यानी कि लो टेम्परेचर पे 3R होता है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो है T⁻³ से वेरी करता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? इसको याद रखें। सॉलिड के लिए, किसके लिए? ये सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट का बात हो रहा है। किसी गैस के लिए अगर पूछेगा तो ऐसे आंसर टिक करके मत आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी के बारे में पूछे तो डुलोंग पेटिज और आइंस्टीन एंड डिवाइस थ्योरी के आधार पे ये रिजल्ट है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सीधा रिजल्ट बता दे रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे जो सीवी होता है सॉलिड का वो 3R होता है, और हाई टेम्परेचर पे ये T⁻³ से वेरी करता है, यानी इसको TQ लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको माइंड में याद रखिएगा। पूछता है कि हाई टेम्परेचर पे सीवी सॉलिड का किस तरह वेरी करता है, लो टेम्परेचर पे किस तरह वेरी करता है, ठीक है। दिस इज डुलोंग पेटिज लॉ एंड दिस इज डिवाइस थ्योरी, ठीक है। इसको डुलोंग पेटिज और आइंस्टीन दोनों लॉ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है डिवाइस थ्योरी है, क्योंकि साइंटिस्ट डिवाइस ने इस लॉ को इन्वेंट किया था, ड्राइव किया था। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थर्मोकपल इज ए डिवाइस टू मेजर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोकपल डिवाइस मेजर या मेजर्स, ये क्या मेजर्स करता है? या तो थर्मोकपल नाम से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है प्रेशर, बी में दे रखा है वॉल्यूम, सी में डेंसिटी और डी में टेम्परेचर। थर्मोकपल क्या मेजर करेगा? वॉल्यूम तो कर नहीं सकता है, डेंसिटी कर नहीं सकता है, प्रेशर कर नहीं सकता है। थर्मोकपल एज द नेम सजेस्ट इट मेजर द टेम्परेचर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दे रखा है कि इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ साइन z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको साइन z निकालना पड़ेगा, फिर उसका मॉड ले लेंगे आप, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे मॉड का। तो देखिए साइन z यानी कि साइन x प्लस आई वाई, क्योंकि देखिए z इक्वल टू क्या x प्लस आई वाई, तो साइन z का मतलब क्या हो जाएगा? साइन x प्लस आई वाई, ठीक है। अब साइन a प्लस बी, साइन इसको a मान लीजिए, इसको आई वाई को b मान लीजिए, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला में टूट जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसको देखिए फर्दर, यहीं पे देख लीजिए फर्दर, साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस आई वाई को लिखते हैं दोस्तों कॉस हाइपर वाई, कॉस आयोटा टाइम वाई को क्या लिखते हैं? कॉस हाइपर वाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइंड इट, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कॉस एक्स साइन आई वाई का वैल्यू होता है आई टाइम, आयोटा के यहाँ पे ले लेते हैं, और ये साइन हाइपर वाई। साइन आई वाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आई टाइम साइन हाइपर वाई, और कॉस आयोटा वाई का वैल्यू क्या होता है? सीधा कॉस हाइपर वाई। देखिए दोनों डिफरेंस क्या है? कॉस आयोटा टाइम वाई का वैल्यू होता है कॉस हाइपर वाई, और साइन आयोटा टाइम वाई का वैल्यू क्या होता है? आई टाइम साइन हाइपर वाई। ठीक है, माइंड इट। तो आई को यहाँ पे ले लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ से काम कीजिए, आप वैल्यू को रिप्लेस भी, या फिर यहाँ से आप साइन जेड का मॉड लेंगे, तो साइन जेड का मॉड का स्क्वायर मतलब दिस टर्म का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हाइपर वाई कॉस हाइपर स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन हाइपर स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि साइन जेड में अगर मॉड ऑफ साइन जेड का स्क्वायर कर रहे हैं तो सीधा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्यों? ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 2ab का टर्म आना चाहिए, लेकिन नहीं। दरअसल ये क्या है कि ये रियल पार्ट है। साइन जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा को छोड़ दे तो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी जेड का जिसका ये एक्स रियल पार्ट हो, आई टाइम वाइटा आयोटा टाइम वाई जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वाई, तो इसका मॉड जेड कैसे लिखते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, सिर्फ इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर करेंगे मॉड का, तो ये कितना हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या आया? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ये है तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज यूज करना है, सारा आंसर या तो साइन या कॉस के टर्म में आपको लिखना था, तो उसके लिए देखिए आपको क्या यूज करना है। ये एक रिजल्ट होता है, जैसे आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर हाइपर वाई या कॉस हाइपर, जो भी होता है देख लीजिए, कॉस हाइपर स्क्वायर वाई या आई थिंक कॉस स्क्वायर हाइपर वाई है ना, यहाँ पे भी ठीक कर लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर हाइपर वाई और ये साइन स्क्वायर हाइपर वाई। तो कॉस स्क्वायर हाइपर वाई इक्वल होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपर वाई। ठीक है, तो जहां पे आपको ये कॉस दिख रहा है, कॉस स्क्वायर हाइपर वाई, उसकी जगह पे पुट कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और इसके जगह पे 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हाइपर वाई। तो दोस्तों इसको और सॉल्व कीजिएगा फर्दर यहाँ के बाद, तो देखिए क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपर स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर हाइपर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हाइपर वाई। आई थिंक कुछ कॉमन आएगा क्या? देख लीजिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ साइन स्क्वायर एक्स यस, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखिए कॉमन आएगा साइन स्क्वायर हाइपर वाई। देखिए साइन स्क्वायर हाइपर वाई साइन स्क्वायर हाइपर वाई कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो बचा क्या दोस्तों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपर वाई। तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ साइन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपर स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपर स्क्वायर वाई। दोस्तों इसको हाइपर स्क्वायर वाई लिखते हैं ना, ये ध्यान कर लीजिएगा, हर जगह ठीक कर लीजिएगा, साइन देन हाइपर देन स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, तो ये ध्यान कीजिएगा, हमने कुछ जगह मिस्टेक कर दिया। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे आगे का। सो क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल बिटवीन द फैक्टर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो वेक्टर दे रखा है, एक दे रखा है ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा वेक्टर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये तो क्लास 11 का क्वेश्चन है, दो वेक्टर के बीच कैसे एंगल निकालते हैं आपको मालूम है। तो ये आपको मालूम होगा, डॉट, दो वेक्टर के बीच में जो डॉट ऑपरेशन होता है, डॉट भी क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, और इसको ले जाके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोस्तों ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, हम सीधा यहाँ से निकाल रहे हैं। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। आई डॉट आई 1, तो यहाँ पे हो गया 1, जे डॉट जे प्लस 1 हो गया 1, के यहाँ पे है ही नहीं इसमें, और इसमें के है तो ये तो पूरा हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट उम्मीद करता हूँ आपको लेने आता होगा। वेक्टर ए का मॉड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट भी प्लस 1 है, के का कोफिशिएंट भी प्लस 1 है स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, ऊपर में 2 और नीचे में ये √2 और √3, तो ये आ गया 2/√6। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं। अच्छा ओके, सो काम करते हैं, ऊपर का जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिखते हैं, और नीचे में ये √2 और √3, से √2 कट गया, तो आप देख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √2/√3। तो इसको लिख सकते हैं पूरा रूट के अंदर 2/3। तो यहाँ देखिए थीटा कितना आ गया दोस्तों, cos इनवर्स अंडर रूट 2/3। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसमें क्या रखा है कि द फंक्शन y इज इक्वल टू ax² माइनस bx प्लस c। दोस्तों ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन है, बीएससी का है नहीं। bx प्लस c where a b and c are positive and constant has a minima at x equal to what। कह रहा है कि दोस्तों ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें जो a b c है ये सब कांस्टेंट है, a b c क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मिनिमा होगा, है ना। फंक्शन हैज ए मिनिमा एट एक्स इक्वल टू व्हाट, इस फंक्शन का मिनिमा होगा एट एक्स इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों ये तो कह दिया है कि ये मिनिमम होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, किस वैल्यू के लिए मिनिमम, सीधा उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। जो निकालना है, जैसे एक्स निकालना है तो उसके रेस्पेक्ट में फंक्शन को यानी वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी dy/dx, और उसको सेट कर दीजिए इज इक्वल टू 0। देखिए क्या आने वाला है, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि आपको मालूम होगा एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1, उस फॉर्मूला को लगाएं, माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू RHS क्या है 0। यहाँ से देखिए 2ax माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना आ गया, b/2a आ गया ना, सॉल्व करके b/2 आएगी, क्योंकि माइनस बी उधर गया तो प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि x इज इक्वल टू b/2a वो वैल्यू है जिसपे फंक्शन मिनिमम देगा, मिनिमा देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है इस फंक्शन के लिए, x इक्वल टू b/2a क्या है, मिनिमम पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करने बोलता है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, तब हमको क्या करना पड़ता है, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और एट x इक्वल टू b/2a, एट x इक्वल टू b/2a अगर ये फंक्शन, ये अगर ये डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू b/2a अगर ग्रेटर देन 0 आता तो वो हो जाता मिनिमा, और वो अगर लेस देन 0 आता तो वो हो जाता केस ऑफ मैक्सिमा। लेकिन चूंकि अभी बोल ही दिया है तो इस तरह के क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं, यही सीधा आपका एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, कुछ मिनिमा बोला है तो उस पर मिनिमा होगा, आंसर हो गया। चेक करने बोलता तब इस लॉजिक पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ अपोजिट है, ग्रेटर देन 0 पे मैक्सिमा नहीं मिनिमा, ट्रिक याद रखिएगा, अपोजिट, और लेस देन 0 पे मिनिमा नहीं मैक्सिमा। ठीक है, कई बार दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, जैसे आपको तो पूछ लिया कि किस वैल्यू
ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन मिनिमम होगा, तो आप बता दें उसको b/2a। अब बोलता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो y इज इक्वल टू a, एक्स का किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम है, b/2a। तो b/2a का होल स्क्वायर माइनस b, एक्स की जगह b/2a प्लस c। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ab² माइनस b² प्लस c, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं ढंग से, तो जो सॉल्व कर जाता वो आपका हो जाता कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसी तरह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने के बाद उस पॉइंट का वैल्यू जो है उसको फंक्शन पे पुट कर दीजिए, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भविष्य में आपको पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, जो प्रॉब्लम पूछा है उसको 19 में साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना बेसिक, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन BSc लेवल का हमको मिला नहीं। जो भी आप देख रहे हैं वो सारे बहुत ही बेसिक 11-12 से क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्किल में, जिसका रेडियस r है, उसका मास कितना है, m है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। और ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन हाफ ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन। तो मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया दोस्तों, इनिशियल पॉइंट यहां से चल के ये सर्किल का जब हाफ रोटेशन बनाया यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। दोस्तों वर्क डन कितना होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए अंदर की तरफ है, अंदर हो या बाहर हो कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्शन है फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इस पॉइंट पे जब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो इस पॉइंट पे उसका मुंह किधर दोस्तों, पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे उसका मुंह किधर होगा, मोशन करने के इधर होगा, मतलब जस्ट इस पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन होगा मूव करने का उधर होगा, यानी कि यही डायरेक्शन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि अभी उधर ही डिस्प्लेस होने वाला है, उधर ही मूव होने वाला है, और यही डायरेक्शन उसका वेलोसिटी का भी होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है, या आउटवर्ड सेंटर या इनवर्ड सेंटर, उससे कोई मतलब नहीं आएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स है, आपको मालूम होना चाहिए, सेंटर की ओर काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पे, वो ठीक ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये इसको A डॉट बी यानी F डॉट एस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ एस और कॉस थीटा। थीटा मतलब वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच का एंगल, देखिए यहाँ से 90 डिग्री है, तो ये कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 साइन 0 यानी कि 0, है ना। तो ये पूरा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है दोस्तों 0 होता है, क्लियर है। तो वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा था, ये SC वर्मा का भी क्वेश्चन है, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चार्ज, वहाँ पे यहाँ पे बॉडी है, मास m है, क्लासिकल बॉडी है, वहाँ पे चार्ज बॉडी दिया था, इसका चार्ज भी Q था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं तो वीडियो लंबा जा रहा है। उम्मीद करते हैं आगे इस तरह से लेक्चर इस पे अभी JNU के आते रहेंगे, 2-3 साल के पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। फिर अपन JEM के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर लेके आएंगे। जो लोग अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं, कृपया फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।